चलो आप सब लोग ही आ गए हैं। अब हम आज जो है ग्रुप में 2 जन्म पत्रियां डाली थी रितु ने, जिनके ऊपर बहुत सारे आप सभी लोगों ने जो है अपने अपने मंतव्य दिए। बड़ा अच्छा लगा। लेकिन हम अगर किसी जन्म पत्री का विचार कर रहे हैं तो हम अब तक जो हमने पढ़ा है, जो अब तक हमने सीखा है, उसके अगर आधार पे करके देखें तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने स्वतः ही बाहर आ जाएंगी, हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखलाई देंगी। हमेशा ये याद रखिए कि किसी भी भाव, भावेश और कारक ग्रह से जो हम फल का विचार करते हैं, वो उसके बारे में ये तो बतलाता है कि वो भाव कमजोर है या कारक कमजोर है या वो बलवान है, उसका फल कैसा होगा। शुभ और अशुभ 2 शब्दों में रख सकते हो, लेकिन वो फल होगा कैसा। शुभ है तो किस प्रकार का शुभ है, और अशुभ है तो वो किस प्रकार का अशुभ फल प्राप्त होगा, इसको हम कैसे जानें। यही जानने का उद्देश्य है हमारा। तो उसको जानने के लिए देखो, मैंने वो जो जन्म पत्री थी वो बनाई है और आपके सामने शेयर करता हूँ। ये लड़का है वो जिसकी कुंडली थी। अब इसका हमने जो विचार आप तक किया शुरुआत में, तो मैंने आप लोगों को जो है बहुत सारे योग भेजे थे। एक तो मैंने आपको योग भेजे थे जिसका नाम था आनंद आदि योग। वो वार और नक्षत्र से बनते हैं। तो इसका वार है सोमवार और इसका जो नक्षत्र है वो है रेवती। इन दोनों को मिला दें तो आनंद आदि योगों में एक योग बनता है जिसका नाम है मातंग योग। मातंग का मतलब तो वैसे हाथी होता है। उसका जो फल है शास्त्रकारों ने जो दिया वो बहुत सुंदर है। मैंने उसमें थोड़ा इसलिए काम किया कि आप लोगों को पढ़ाना मेरे लिए आसान होगा, नहीं तो मेरे को बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। सोमवार और एक तो मातंग योग होता है। इसका फल होता है भरा पूरा परिवार, पूर्ण सुख, घर परिवार में मान्यता व आदर रहता है, बच्चे बहुत महत्व देते हैं, ये उसका फल है। मातंग के कुल वर्तना। तो इसका मतलब है कि इसको जो विवाहित जीवन का जो फल है इस व्यक्ति के जीवन में वो अच्छा शो हो रहा है। एक योग के संदर्भ में वो कहता है कि भरा पूरा परिवार होता है, पूर्ण सुख मिलता है, घर परिवार में मान्यता और आदर भी मिलता है, और बच्चे बहुत महत्व देते हैं। इसका मतलब ऐसा व्यक्ति जो है वो रिलायबल होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, तभी तो मिलेगा आदर मान सम्मान, अन्यथा तो मिल नहीं सकता। अगर दूसरी तरफ हम जाएं तो उसका घटी का जो फल है, वो दूसरी घटी का फल है, वो है विदेश संबंधी कार्य करना चाहिए। यानी ये ऐसा कोई काम करता हो जो फॉरेन से कहीं न कहीं उसका लिंक हो। फिर सोमवार को तीसरे खंड में जन्म इसका, उसका जो फल है वो है लोगों के साथ मधुर संबंध बना के रखें, टीम भावना का विकास करें, लोग आपसे जुड़ते जाएंगे तथा सफलता प्राप्त होगी। यानी अपने काम में ऐसा कुछ कर रहा होगा जिसमें इसके साथ बहुत सारे लोग काम करते होंगे, और उनके साथ में अगर ये काम करता रहे और टीम भावना का विकास करे तो ऐसे में इस व्यक्ति को सफलता मिलेगी। अब इसका वार जो है वो सोमवार है। उसका जो स्वामी है इसकी कुंडली में वो लगन में ही बैठा है, रेवती नक्षत्र में है। तो लगन में ही जब चंद्रमा बैठा है तो हम सब जानते हैं कि लगन का जो चंद्रमा है वो विचारों में उथल पुथल अवश्य रखता है। लेकिन वार का स्वामी यदि केंद्र में बैठा है तो इसका अर्थ एक ये भी हो गया कि इसकी रक्षा होगी। लेकिन चंद्रमा यहाँ कमजोर है। क्यों है? क्योंकि ये कहीं न कहीं देखा जाए तो जो राशि गंडांत आदि जो राशियां होती हैं, मीन राशि उसमें बैठा हुआ 25 अंश का है, और रेवती नक्षत्र में, गंडमूल नक्षत्रों में भी है, और दुरितांश में भी है, दुरित अंश में भी है। और साथ में सूर्य के साथ में बैठने से हुआ क्या कि पक्ष बल से हीन हो गया, कमजोर हो गया। साथ में उस पर शनि की दृष्टि भी चली गई, और साथ में केतु की दृष्टि भी है, अगर उसकी हम नवी दृष्टि मानते हैं। तो इसका मतलब चंद्रमा जो है वो सूर्य के साथ बैठा है जो षष्टेश है इस कुंडली का, बुध के साथ बैठा है जो इस कुंडली का मार्केश है, पक्ष बल से हीन है, शनि से दृष्ट है, और केतु से भी दृष्ट है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो जातक है वो मानसिक रूप से कमजोरी रखेगा, भावनाओं में बहना, परस्पर विरोध, जिद का कारण स्वयं की हानि पहुंचाना जैसे फल होने की संभावना है। अब ये स्वयं को ही हानि पहुंचा लेगा, इस बात को हमने क्यों जोड़ दिया? इसलिए जोड़ दिया कि इसकी कुंडली का जो लगन का स्वामी जो शुक्र है वो अष्टम भाव में बैठी हुई राशि में नवांश कुंडली में यहाँ बैठा हुआ है। देखो, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि लगन का स्वामी
यदि अष्टम भाव में स्थित राशि जो लगन से होती है उसमें नवांश में बैठ जाए तो ऐसे जातक की हत्या या सुसाइड करने जैसी टेंडेंसी होती है इन लोगों की। इसकी कुंडली में ये योग लागू होता है और पूर्ण रूप से लागू होता है। आपको आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी सर। तो इससे इस वजह से हमने कहा क्योंकि लग्नेश अष्टमान शस्त्र है और चंद्रमा खुद एक लगन का लगन होता है, वो भी दुरितांश में है और वो बहुत ज्यादा पीड़ित है और लग्नेश खुद पीड़ित है। देखो लगन का स्वामी उच्च राशि में होकर वक्री हो गया, राहु केतु के अक्ष में और शनि से दृष्ट है और नवांश के अंदर भी वो शत्रु नवांश में है, शत्रु राशि में बैठ गया है। गुरु के दो शत्रु ग्रह बुध और शुक्र, तो वहां भी शत्रु राशि में है और वहां भी शनि से दृष्ट है, वहां भी शनि से संबंध बना रहा है, समसप्तक संबंध यहाँ भी है और वहां भी है। इसका अर्थ ये तो हुआ कि ये व्यक्ति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझदार होगा, कानूनबाज होगा। तो हमने यहाँ इसलिए सिर्फ वारपति से हमें ये मालूम पड़ा कि व्यक्ति जो है वो उसकी टेंडेंसी कैसी होगी, उसकी रक्षा होगी या नहीं होगी, इसका विचार करा। उसके बाद में जो है शुक्र जो है वो इस कुंडली में अकारक है, जिस ग्रह की दशा चल रही है इस व्यक्ति को। शुक्र जो है इस कुंडली में अकारक है, यानी तरकेश है और साथ में वो अष्टमीश है। ज्योतिष की भाषा में क्या है कि अकारक ग्रह जो होते हैं वो पाप फल देने वाले होते हैं और अष्टमेश होने से यानी कि स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत भी देगा। अब ये दिक्कत स्वास्थ्य की देगा या नहीं देगा, इस बात को हम अपनी ज्योतिष के जो प्रिंसिपल हैं उनसे कैसे देखें। तो हमने आपको कुछ नियम बताए थे। वो नियम हमने ये बताए थे कि प्रत्येक ग्रह की जो दशा चल रही होती है उसकी दो प्रकार की अवस्थाएं होती है, एक 12 प्रकार की अवस्थाएं होती है और एक 27 प्रकार की अवस्थाएं होती है। अगर आप 12 प्रकार की अवस्थाओं का विचार करो इस कुंडली में, तो वो जो अवस्था है वो इसकी प्रकाश अवस्था है। शुक्र जो है वो प्रकाश अवस्था में बैठा है और प्रकाश अवस्था का जो फल है वो वृद्ध पराशर होरा शास्त्र में अगर आप देखें तो वो क्या बतलाता है कि प्रकाश अवस्था में शुक्र हो तो मनुष्य काव्य शास्त्र व संगीत का विद्वान होता है। ऐसा व्यक्ति धनवान व धार्मिक और अनेक वाहनों से युक्त भी होता है। इसका मतलब अच्छा है ये, यानी शुभ फल। और इसी शुभ फल को हमने कैसे देखा, शुक्र जो है वो इसका अश्विनी नक्षत्र में है। शुक्र यदि अश्विनी कृतिका और रेवती नक्षत्र में हो तो स्वयं ही राज्योकारक हो जाता है। ये आप लोगों को मैंने भेजा है, आपके पास होगी वो डिटेल्स। यानी एक ही चीज को हम जब शास्त्र कह रहा है तो उनको हम किस किस प्रकार से देख सकते हैं, उनको जानने का हमारे पास जो तरीका है वो कैसे प्राप्त करें। तो वो आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे वो बताता भी जा रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। तो शुक्र जो है वो यहाँ भी वो कहता है कि ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, धार्मिक होगा और अनेक वाहनों से युक्त भी होता है। इसका मतलब लग्जरी लाइफ हो गई, ऐश्वर्यशाली हो गया। और यही बात शुक्र ने इस तरीके से बताई कि वो मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में है। शुक्र यदि अश्विनी नक्षत्र कृतिका या रेवती नक्षत्र में हो तो स्वयं ही राज्योकारक हो जाता है। तो ये उसके साथ में कोरिलेट हो रहा है आपस में। इसका मतलब भौतिक विलासिताओं से संबंधित जो सामग्री है इस व्यक्ति के पास वो इसको आसानी से मिलते रहेगी, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये अभी एक बात हमने करी कि ये अकारक है, अष्टमीश है, पाप फल देने वाला भी है, तो वो कैसे देगा, क्या ऐसा कुछ है? तो इसी में आगे पढ़ते हैं। तो वो कहता है 1 2 7 9 10 यानी कि लगन में द्वितीय भाव में सप्तम नवम और दसम भाव में शुक्र यदि इस अवस्था में हो यानी प्रकाश अवस्था में हो लेकिन उच्चगत स्वग्रही या मित्र राशिगत हो तो मनुष्य राज्य प्राप्त करता है। यानी कि व्यक्ति कोई न कोई जो है अचीवमेंट करेगा, किसी न किसी अच्छे पद पे पहुंचेगा। लेकिन वो नीचे कहता है अन्य किसी राशि या भाव में नीचगत या शत्रु क्षेत्रीय शुक्र हो तो मनुष्य को बहुत से रोग व अनेक दुख झेलने पड़ते हैं। देखो दोनों बातें आ गई, कमाल की बात। प्रकाश अवस्था ने हमारे को दोनों बातें कह दी। शुक्र वहां बैठा है प्रकाश अवस्था में, पहले दूसरे सातवें नवें और 10वें भाव की बात कर रहा है, तो वो कहता है राजयोग भी है। लेकिन वो ये कह रहा है कि अगर वो नीच राशि में है, शत्रु राशि में है, अस्तादि है, तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे रोग और बहुत सारे दुख भी झेलने पड़ेंगे। इसका मतलब शुक्र जो अकारक की बात थी या अष्टमेश की जो बात थी उसका जो अशुभ फल था वो हमें दिखलाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये एक 12 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं उनसे हमें जानकारी मिली। हमने एक जगह लिख लिया कि भाई हम एक जगह लिख लेते हैं इसको।
अब हमारे पास दूसरी एक और अवस्था है जिसका नाम है 27 प्रकार की अवस्थाएं। तो वो अवस्था निकालने का जो प्रकार था वो आपको मैंने भेज रखा है। उसमें आप देखो तो क्या है कि जिस ग्रह की महादशा चल रही हो वो किस राशि में बैठा उसको देखो और लगन की राशि, इन दोनों को जोड़ो तो 12 और 1 13 हो गया, 13 दूनी 26 हो गया, और 26 गुना महादशा शुक्र की उसके 20 वर्ष होते हैं तो 520 हो गया। यानी 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 520। और 520 में जब आप 27 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 19 बार भाग चला जाता है, और जो रिजल्ट आता है इसका नेट सेल में वो 7वीं अवस्था आती है। 7वीं जो अवस्था है उसका नाम है यज्ञ आरंभ। 7वीं जो अवस्था है उसका नाम है यज्ञ आरंभ। और यज्ञ आरंभ का फल है पित्त से परेशानी होगी, शारीरिक कष्ट और रोग और पीड़ा होगी, अध्ययन या स्वाध्याय में बाधा या रुकावट होगी। कहने का मतलब यहाँ पर भी वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र जो है वो दिक्कत शो कर रहा है। हम विवाह के उस पर भी नहीं आए, विवाह के उस पर भी आएंगे बाकायदा, लेकिन शुक्र की दशा जो है वो 20 वर्ष की है, और ये जो फल है इस जातक को जो प्राप्त होगा ये इन 20 वर्षों में उसका मोटा मोटा हिसाब उसने बता दिया हमें। शुक्र की दशा 2004 से चल रही है, तो अभी तो शनि की दशा खत्म हुई है, तो इसका मतलब शुक्र में शनि की जो दशा तक का जो पीरियड है वो कैसा गया होगा, इसका विचार है। इसका मतलब है कि इस पीरियड में इसको हेल्थ के इशू भी हुए होंगे, प्रॉब्लम भी होगी, राजयोग भी होगा होगा, गाड़ी भी ली होगी, किसी अच्छे उच्च पद पे पहुंचा भी होगा, ये बातें होने की संभावना है, क्योंकि वो राजयोग शुक्र जो है अश्विनी नक्षत्र में बैठा है, अष्टमी षष्टम को भी देखता है। तो अपनी एक कोई भी ग्रह जब अपनी एक राशि को देख ले तो दूसरे भाव के फल अच्छे कर देता है। इसका मतलब व्यक्ति को संगीत यानी कि तीसरे भाव के फल अच्छे मिलेंगे, यानी हिम्मत, हौसला, साहस, भाग दौड़, ये सब कुछ अच्छा रहेगा। ऋतु हमारे साथ में है जिन्होंने कुंडली भेजी, उसके बारे में अगर वो जानती है तो अब तक जो बातें कही उसके बारे में वो हमारे को सबको अवगत कराए ताकि हम आगे बढ़े। सर ये अच्छा कर रहा है, ये इंजीनियर है, काफी इंटेलिजेंट है लड़का, हाँ हाँ, और अपनी मदर के साथ अब अपना बिजनेस कर रहा है, और अब इसने एक स्कूल आईसीएससी बोर्ड का स्कूल भी खोला है, और एम्बिशियस है, बहुत एम्बिशियस है। बिल्कुल। वो इसलिए है कि लगन, मीन लगन वालों का जो फल है ना, अभी हमने वहां नहीं गए, हम जो अभी मीन लगन का जो फल होता है वो मैंने लिख रखा है। मीन लगन का जो फल होता है, देखो हमने इसमें जो लिखा वो ये बात लिखी कि मीन लगन वाला जो जातक होता है वो जिद्दी, अपने से ज्यादा समझदार, दूसरों को न समझने वाला, उत्साही, महत्वाकांक्षी और आखिर तक पीछा करने वाला होता है और किसी से नहीं डरता। ये इसकी खासियत होती है। हम्म, मीन लगन जो है वो बृहस्पति का लगन है, जी। और आखिर तक पीछा करता है, जिस चीज को अचीव करना चाहेगा, जिस चीज को पाना चाहेगा उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो उसके लिए बढ़िया रहता है, उसमें नुकसान नहीं करता। लेकिन इसकी जो कुंडली है जी। उसमें एक जो विवाहित जीवन के संदर्भ में ना जो 2 शादी की बात हो रही थी बेसिकली, अगर इस लड़के की जो विवाह है वो तो एक ही होगा, 2 विवाह नहीं होंगे। इसका जो विवाह है वो एक ही होगा, 2 विवाह नहीं होंगे। एक तो इसलिए कि आपने जो कुंडली बना के भेजी थी उसमें नमांश चेंज हो गया। इसका जो है ना नमांश कुंडली बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। देखो मैं दिखाता हूँ। नवांश कुंडली जो है इसकी, अरे इस यहाँ पर भी देख लो। एक तो सबसे बड़ी बात देखो क्या है, लगन का स्वामी और राशि का स्वामी कौन बना, गुरु, दोनों, और वो त्रिकोण में बैठा है और साथ में लगन को देखता है। तो जब लगन का स्वामी लगन को देखे तो ऐसा व्यक्ति बहुत समझदार होता है, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को कैसे निकाल ले, इस मामले में बहुत अच्छा हो जाता है। दूसरा, एकादश भाव का स्वामी शनि एकादश भाव में ही है, तो ये भी अच्छा है, यानी लाभ अच्छा है कुंडली के अनुसार। और केंद्र के स्वामी जो बने, गुरु बना और बुध बना, दोनों की खासियत है कि दोनों अपनी अपनी राशियों को देख रहे हैं, और चारों केंद्रेश का अपने आप में संबंध है, और वो भी पंचमेश के साथ है, राजयोग में सम्मिलित हो गए, और नाइन्थ लॉर्ड 9th हाउस को देख रहा है, 9th लॉर्ड 9th हाउस को देख रहा है। हाँ, शुक्र मेष राशि का जो लगन में है वो व्यक्ति के अंदर वो थोड़ा सा
एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, इसको करता है इसकी कुंडली में, वो इसकी सर कुंडली। हाँ तो मंगल भी तो शुक्र की राशि में है, शुक्र मंगल की राशि में है, हाँ, यही तो अपने आप में हाँ, तो काफी है। वही तो मैं कह रहा हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शो करता है। यही यही सारा काम कर जाएगा, बाकी तो जरूरत ही नहीं किसी चीज की। ये करेगा, लेकिन ये इसके बावजूद भी बड़ी बात ये होगी ना कि ये है ना विवाद नहीं तुड़ाएगा। उसकी वजह है इसकी जिससे भी शादी होगी वो इसके ऊपर मर मिटने वाली होगी, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड इन लगना, सेवंथ लॉर्ड इन लगना, तो वो इसके ऊपर बहुत बिलीव करेगी क्योंकि बृहस्पति से दृष्ट है। और आप त्रिशान से विचार करते हो, जब भी अगर जीवन साथी कैसा होगा इसको जानने के लिए, तो देखो इसका मीन राशि का तो वो है लगन और चंद्रमा, तो लगन में तो मंगल का यहाँ पर त्रिशांश आता है, नवा को त्रिशांश कुंडली में जाइए, वहां पर मीन का ही त्रिशांश बनता है इसका, देखो मीन का ही बन रहा है, तो इसका मतलब हैप्पी मैरिड लाइफ शो करती है इसकी कुंडली, इसकी जो हॉरोस्कोप है वो हैप्पी मैरिड लाइफ शो करती है। यहाँ भी त्रिशांश लगन का स्वामी देखो सप्तम में, और सप्तम का स्वामी लगन में है। और नवांश कुंडली देखो ना कितनी सुंदर हो गई इसकी, देखो एक तो लगन का स्वामी बैठ गया 11वें भाव में उच्च स्थान में, ठीक है, और लगन दो शुभ ग्रहों के बीच में है, लगन दो शुभ ग्रहों के बीच में है, और यहाँ पर चौथे भाव में भी जो बैठा है सुख भाव में, वो बैठा है चंद्रमा, वो भी इस कुंडली का नवमेश ही है, यानी योग कारक ग्रह है। तो दो विवाह की संभावना तो शो नहीं होती, लेकिन उस लड़की अगर उस लड़की, हाँ सर मैंने उस लड़की का भी चार्ट भेजा हुआ है सर, हाँ, अब उस लड़की के साथ आते हैं, उस लड़की की कुंडली अगर उस लड़की से ये शादी कर लेता है तो यकीन मानो इसकी अल्पायु हो जाएगी। इसलिए हो जाएगी कि उसकी कुंडली जो है वो कन्या लगन की कुंडली है, उसके जो है उसकी कुंडली में जो है ना बहुत ज्यादा व्यभिचारी योग है, वो किसी और के प्रेम प्रसंग में पढ़ करके इसकी हत्या करवा सकती है, क्योंकि इसकी कुंडली में पहले ही हत्या का योग है। सर यही बात आ रही है, जहां तक लगता है उससे इसकी शादी होगी नहीं, मैं बता दूं तुझे। क्यों सर, इसका लग्नेश सप्तमेश पंचमेश सबका योग है, नहीं इस वजह से लड़की कुंडली में ये योग नहीं है, और इसका है ना लड़के का पंचम लग्नेश जो है वो पंचम भाव में बैठ के वक्री है, और वक्री ग्रह के साथ बैठा हुआ है। एंड टाइम पे इसको कुछ मालूम पड़ जाएगा जिसके कारण से दिक्कत होगी और विवाह ना करे, संभावना ये है। अब ये लड़की की कुंडली है। अब देखो गुरुजी एक क्वेश्चन था लड़के की ही कुंडली में, मैं पूछना चाह रहा था। बताओ। क्या हम बुध को केंद्राधिपति दोष में मानते हैं, और क्या उससे कुछ फर्क पड़ता है ओवरऑल इस चीज पे? केंद्राधिपति दोष का जो विचार है ना बेसिकली वो इस संदर्भ में किया जाता है कि अगर केंद्र का जो स्वामी है अगर वो किसी त्रिकोणीय से संबंध ना बनाए तब तक उसको लगता है। अगर उसकी कुंडली में लग्नेश यानी कि लग्नेश सप्तमेश चतुर्थेश दशमेश वो बुध बने और शुक्र गुरु बन गया, और यहाँ पर जो है ना बुध की जो दशा है, जैसे मान लो कि जब केंद्रेश में केंद्रेश की अंतरदशा आएगी, केंद्रेश में त्रिकोणेश की अंतरदशा आएगी, मार्केश में दूसरे मार्केश की अंतरदशा आएगी, सहधर्म होगा तब वो फल देगा, वरना केंद्र ये जो फल है वो मारक प्रसंग में ज्यादा है। मारक प्रसंग का जब विचार किया गया तो उन्होंने कहा कि सातवें भाव का स्वामी यदि शुभ ग्रह होगा तो वह प्रबल मार्केश होगा, और अशुभ ग्रह होगा तो प्रबल मार्केश नहीं होगा, क्योंकि केंद्र का जो स्वामी है उसको एक दोष लगता है जिसका नाम है केंद्राधिपति दोष। उसका अर्थ ये होता है कि शुभ ग्रह शुभ फल नहीं देगा और अशुभ ग्रह अशुभ फल नहीं देगा। जी अच्छा, इसमें ये जो हमारा आपने कॉन्सेप्ट दिया है कि शुभ अपनी ही अगर राशि को देखता है तो वो अच्छा वहां पे क्या वो कैंसिल हो जाता है, वो इफेक्ट नहीं देता है? नहीं, एक्चुअल में देखो केंद्रेश का जो नियम था बेसिकली वो किस संदर्भ में है, वो ये कहता है कि केंद्र का नाम आपने कुंडली बनाओ अपने पास, वैसे तो ज्योतिष रत्न में पढ़ाता हूँ मैं। केंद्र के जो स्थान है चौथा सातवां 10वें स्थान को तो विष्णु बोलते हैं। चौथा सातवां जो 10वां भाव है उसको वी अंग्रेजी का वी लिख लो, और लगन में भी वी लिख लो, और 5वें 9वें भाव को लक्ष्मी स्थान बोलते हैं उनको एल लिख लो, और लगन में भी एल लिख लो।
तो लगन जो है वो तो वी और एल हो गया, यानी विष्णु और लक्ष्मी का स्थान हो गया। लेकिन चौथा सातवां जो 10वां भाव है वो वी रह गया, और जो 5वां और 9वां भाव है वो एल हो गया। यानी कि जब तक लक्ष्मी और विष्णु दोनों नहीं मिलेंगे, जब तक ये लक्ष्मी नारायण नहीं मिलेंगे, तब तक जीवन में उन्नति नहीं हो सकती एक संदर्भ में। यानी सबसे बड़ा राजयोग जो है वो के प्लस टी का है, केंद्रेश और त्रिकोणेश का राजयोग है। इसके अलावा भी राजयोग है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सबसे सुंदर राजयोग ज्योतिष का वो क्या है, सभी शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और सभी पाप ग्रह त्रिषुड़ाय भावों में हो, 3 से 11 में, तो सम्राट का जन्म होता है। सबसे इससे बड़ा कोई योग नहीं ज्योतिष में। दोबारा बताइए साहब। कि सभी शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और सभी पाप ग्रह त्रिषुड़ाय भावों में हो, 3 से 11 में हो, तो ये सबसे सुंदर बलिष्ठ योग होता है। ज्योतिष शास्त्र में ये सबसे बड़ा चक्रवर्ती सम्राट का योग होना की बात कही गई हमारे यहाँ। अब चलो इस कुंडली में अगर आके देखें तो देखो यहाँ पर भी चंद्रमा जो है वो पक्ष बल से हीन है। 5वें भाव 7वें भाव में चंद्रमा चाहे पक्ष बल से हीन हो, चाहे पूर्णमासी का क्यों ना हो, किसी कभी का क्यों ना हो, एक बात याद रखो कि चंद्रमा जिस भी भाव में बैठता है ना, उससे लव और हेट दोनों देता है। चंद्रमा जिस भी भाव में बैठेगा उससे कभी तो ऐसा लगेगा कि मैं तेरे बिना जी नहीं सकता, और कभी ऐसा लगेगा आप आज मरते कल मरते आज मर जाओ, मुझे कोई परवाह नहीं है। यानी एक्सट्रीम तो उसके साथ में जो है वो प्यार शो करेगा, और एक्सट्रीमली उसके साथ में जो है वो गुस्सा भी शो करता है। चंद्रमा का ये फल है। कन्या लगन की कुंडली है ये। बुध के जो लगन के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक खासियत होती है कि ये जो लोग हैं ये बनिया होते हैं। बुध के लगन वालों की खासियत है कि बनिया होते हैं। जहां पर भी अपना फायदा होता हो या वहां पर जल्दी एक तो मूव कर जाते, एक बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि ये बुध का जो इम्पैक्ट है कैसा है, शुभ ग्रह के साथ बैठे तो शुभ और अशुभ ग्रह के साथ बैठे तो अशुभ। अगर ये जुआरी के साथ शराबी के साथ बैठ गया तो वैसा ही माहौल पैदा कर लेगा, अपने आप को उनके अंदर ऐसा सम्मिलित कर लेगा जैसे इसने तो कभी इन चीजों से दूर ही नहीं रहा हो। और ये अगर साधु संतों के बीच में और अच्छी संगति में बैठे तो लगेगा कि इससे अच्छा तो व्यक्ति ही नहीं है। बुध के अंदर एक खासियत है, इसका मतलब बुध बहुत जल्दी प्रभावित होता है दूसरों से। तो बुध यहाँ पर जो है वो स्वयं लग्नेश है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। बुध लग्नेश है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और वो नवांश में भी इसी अष्टमेश की दूसरी राशि में बैठा है। जहां बैठा वहां से अष्टम में फिर बैठा है, और साथ में सूर्य के साथ भी है, दोनों अस्त नहीं है। तो नवांश में भी अष्टम इसकी दूसरी राशि में बैठा है, और आपने क्या अष्टमेश के नवांश में बैठ गया ना बुध, अष्टमेश की तो दूसरी राशि और है, उसके नवांश में बैठ गया। राइट। हाँ, और चंद्रमा यह 7वें भाव से संबंध बना रहा है, नीच का है। चंद्रमा नीच का है, यो सॉरी चंद्रमा पक्ष बल से हीन है, और शुभ और पाप ग्रहों के बीच में मिक्स है। इधर शुक्र है तो इधर बुध है, इधर मंगल है तो इधर सूर्य भी। और दोनों खासियत देखो, इसकी भी 24 अंश है, इसके 24 अंश, इसके 8 है, इसके 9 है, और इस पे केतु की दृष्टि और उसमें शनि की दृष्टि है। ये चंद्रमा यहाँ पर बहुत डेंजर स्थिति शो करता है, और इसके कुंडली में मंगल और शुक्र इकट्ठे हैं 6ठे भाव में। मंगल और शुक्र का जो योग है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि 7वें भाव में जब चंद्रमा हो गया तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हो गया कि कहीं न कहीं किसी बात पे अगर इसका ये जो है ये इसका जो स्पाउस है या इसकी अपनी जो साइकोलॉजी है अपने संबंधों के प्रति, उसमें अगर थोड़ा सा भी अगर इसके हस्बैंड ने से कुछ कह दिया तो उसको सबक सिखाने के संदर्भ में किसी और कारण से दिक्कत पैदा हो सकती है। दोनों की जो अब तक जो इन दोनों की जो आपस में अंडरस्टैंडिंग चल रही होगी, उसके पीछे मुझे एक बात लगती है कि दोनों के ही कुंडलियों में मोटे तौर पे लगन और चंद्रमा जो है वो समराशि में है। लड़के का बल्कि तीनों समराशि में है, उसका लगन चंद्रमा और सूर्य तीनों ही समराशि में, और लग्नेश भी समराशि में है। यानी उसकी कुंडली में ज्यादातर अगर 9 ग्रहों को अगर हम देखें तो मात्र एक ग्रह है शुक्र जो बैठा है विषम राशि में, वरना उसके 8 ग्रह सम राशि में है।
सम राशि में क्या है, लग्नेन्दु संवेयस्य सा नारी प्रकृति स्थिता। लगन चंद्रमा सूर्य आदि जिस भी, चाहे पुरुष की कुंडली है चाहे स्त्री की कुंडली में, अगर वो सम राशि में बैठा है तो स्त्रियों में तो स्त्रियोचित गुण होते ही हैं, पुरुष की कुंडली में तो वो भी सौम्य हो जाएगा, उसमें भी दया भावना पैदा हो जाएगी, वो भी नम्रता से युक्त हो जाएगा। अपनी खुद की लाइफ में वो लोगों के सामने जिनके साथ वो काम करता है उनके साथ चाहे वो कैसा ही व्यवहार रखे, वहां तो अपनी दिखानी भी पड़ती है कि मैं कौन हूँ, तो बॉस बन के शो भी करना पड़ता है, सारी बातें हो सकती है। उसकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो इसकी कुंडली में भी लगन और चंद्रमा अच्छे हैं, यानी कि सब राशि में। इसका सूर्य लेकिन लग्नेश मंगल की राशि में बैठा है और सूर्य के साथ में, सूर्य इसका उच्च का है द्वादशेष होकर के। जिनका भी द्वितीय, जिसका भी द्वितीय जो है। एक और बात पूछनी थी, इस लड़की के जो है ना दांतों की बनावट है ना अटपटी है, आपने फोटो देखी है, जानते हो उसको? नहीं सर, बहुत सुंदर नहीं है, और ये मतलब इससे काफी लोअर कैटेगरी को बिलोंग करती है। लड़के के पास पैसे ज्यादा हैं। हाँ तो नहीं, इसकी कुंडली भी इतने सुंदर भी नहीं है लड़की, हाँ, इससे ज्यादा नहीं पता। हाँ सुंदर भी नहीं होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके जो दांतों की जो बनावट होगी ना, शुक्र अगर छठे भाव में हो पाप राशियों में, मंगल की, सूर्य की, शनि आदि की राशियों में, तो ऐसे में व्यक्ति की जो दांतों की जो बनावट होती है वो थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ होती है, ऊंची नीची होती है, या दांतों में दांत ऊपर उठे हुए होते हैं, या दांत पे दांत होते हैं, दांतों से संबंधित परेशानियां होती है। तो इससे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि इसका लगन ये सही है कि नहीं है। एक बात होगी। अब इसका पंचमेश है शनि, वो भी राहु केतु के एक्सिस में है, लगनी से इसका अष्टम है द्वादशेष के साथ। तो जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि इसके साथ में उस लड़के का विवाह होगा ही नहीं। दोनों को ही शुक्र की महादशा चल रही है, क्योंकि इसका जो शुक्र है वो अच्छा और बुरा दोनों ग्रह है, लेकिन इसका जो शुक्र है वो द्वितीयेश और भाग्येश है, लेकिन अष्टमेश और तृतीयेश के साथ में बैठा हुआ है। छठे भाव में बैठे हुए ग्रहों की दशा में वाद विवाद विरोध ये अवश्य होते हैं। जी, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विपरीत राजयोग नहीं क्रिएट करती इसकी सिचुएशन? मंगल की करती है ना, तो वो तो इसको स्वास्थ्य के तौर पे करेगी। अष्टम भाव से क्या देखते हो आप? जीवन में आने वाली दुख तकलीफें देखते हो? स्वास्थ्य भी, हाँ स्वास्थ्य भी है, और मैं देखिए स्वास्थ्य भी देखता हूँ, और मतलब 2-3 चीजें जो मुझे लगती है कंसिडर कर लेता हूँ, वो है औरों का पैसा। इसकी मतलब इसकी आयु तो अच्छी होगी ना, इसके आयु के हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन छठे यहाँ पर अष्टमेश जो भाग्येश और द्वितीयेश के साथ बैठा, इस कुंडली में देखो ना, ऐसे मान ये 4 भावों का संबंध है, अष्टमेश का और द्वितीयेश का, अष्टमेश का और नवमेश का, तृतीयेश का और द्वितीयेश का, तृतीयेश का और नवमेश का, ये सारा योग है, क्योंकि दोनों ग्रह हैं और वो बैठे हुए छठे भाव में। इसका जो हाँ, इसकी कुंडली में मैरिड लाइफ बहुत डिस्ट्रॉय नजर आती है। इसकी कुंडली में विडो योग है, विधव्य योग, आपको बता दूं क्यों है, वजह है। कौन सा योग है? विधव्य विडो योग। सर वो कैसे देखा? विडो ओके। विडो योग इसलिए हम देख रहे हैं इसकी कुंडली में कि देखो सप्तम भाव में क्षीण बली तो चंद्रमा है, और शनि से दृष्ट है, और केतु से दृष्ट है। ठीक है, एक बात हो गई, यानी ये अच्छी नहीं है पोजीशन। शुक्र विवाह का वैसे नित्य कारक है, और वो भी छठे भाव में मंगल के साथ में दुर्घटना के भाव में बैठा हुआ है। मैं यही बोलने वाला था, गुरुजी कह रहा था कि इसकी राशि में जो योग में, मतलब आप वैसे बोल रहे थे, मैं ये बोलने वाला था कि लड़के की कुंडली में जब हमने देखा कि उसकी डेथ हो सकती है, इसकी कुंडली में दिखता है कि इस लड़की को बहुत मेजर पैसा या वेल्थ मिलेगी अपने स्पाउस की। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको ससुराल से बहुत पैसा मिलने के योग है। अब इसकी दूसरी बात ये भी है, देखो इसी की कुंडली में जो 7वें भाव का स्वामी है वो गुरु है, और वो शत्रु राशि में बैठा है। यहाँ पर गुरु शत्रु राशि में मिथुन राशि में बैठा है, और नवांश में वो नीच का हो गया, नवांश में नीच का हो गया।
यहाँ पर सातवें भाव में पक्ष बलहीन चंद्रमा है, शनि से दृष्ट है, केतु से दृष्ट है। नवांश में ये सातवें भाव का जो स्वामी है वो नीच का हो गया, और नवांश लगन का स्वामी स्वयं गुरु बन गया फिर वहां पर। और फिर गुरु जो है वो लगन D9 का लगन का स्वामी होकर नीच का हो गया, और लगन फिर शनि से और मंगल से फिर दृष्ट हो गया। D9 का जो लगन है वो फिर जो है मंगल से और शनि से फिर दृष्ट है। और यहाँ तो ये कहने का मतलब है बड़ी डेंजर स्थिति शो करता है, खराब स्थिति शो करता है। सर एक डाउट है। हाँ सर ये जो द्वादशेष उच्च का होके अष्टमेश में बैठा है, इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? ये जो है ये तो विपरीत राजयोग, इसने ना विमल योग बना दिया, सरल हर्ष और विमल योग, यानी और वो भी लग्नेश के साथ बैठा है, और लग्नेश के साथ में बैठ गया। हाँ ये है कि इस स्त्री को इसके कारण से देखो, इसकी कुंडली में 8 भाव में बुध और सूर्य है, तो इसको हेल्थ की जो प्रॉब्लम होंगी वो क्या होंगी? एक तो इसको है ना जो पथरी होने का योग है इसके कुंडली में। बुध जिस किसी के भी 8वें भाव में हो तो उन लोगों को मूत्र क्रच और पथरी होने का योग होता है। सूर्य उच्च का या नीच का होता है D1 या D9 में, इन लोगों को बाल झड़ने की शिकायत होती है और इनको स्किन की प्रॉब्लम होती है। सूर्य का लगन या लगनी से संबंध हो तो इन लोगों को चर्म रोग अवश्य होते हैं, छोटे छोटे है ना जो लाल 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 स्पॉट निकल जाते हैं, खुजली बहुत होती है। तो ये योग होंगे इसके कुंडली में। गुरुजी ये लड़की नहीं, मेरे को लगता है ये काफी, इसका देखिए जिंदगी में शनि यहाँ बैठा है, मैंने देखा है कि जब शनि यहाँ बैठा होता है तो जिंदगी में एक रिश्ता ना पहले ही, मतलब कोई प्यार कोई मोहब्बत का यंग लाइफ में जो स्ट्रांग होता है वो तोड़ चुका होता है। तो ये जो स्थिति मुझे लगती है वो ये बनाती है कि ये लड़की काफी जुनूनियत के तौर पे अब इन्वॉल्व हो चुकी है। अगर लड़का अलग होना भी चाहेगा ये होने नहीं देगी। इवेंचुअली कि ये स्ट्रांगली शादी करके ही छोड़ेगी और उसके बाद ये इनहेरिट करेगी ये वेल्थ। देखो ये बेसिकली क्या है ना कि इसका जो मंगल शुक्र का जो योग है ना, ये बेसिकली इसका सप्तमी से संबंध है, गुरु से। गुरु का वैसे संबंध नहीं है, गुरु की दृष्टि है उसके ऊपर, यानी वाद विवाद लड़ाई झगड़े आदि हो सकते हैं अगर वो लड़का पीछे हटता है तो। हरासमेंट के केस हो सकते हैं, ऐसी बातें होने की संभावना हो सकती है क्योंकि उसका भी जो शुक्र है ना वो 2nd हाउस में बैठा है अष्टमेश होकर के। परिवार की बदनामी होना, 8वें भाव का स्वामी बदनामी देता है। 8th लॉर्ड व्यक्ति को बदनामी देने वाला भाव होता है क्योंकि 8वां भाव इनहेरिटेंस है। 8वां भाव जो है वो हमारे खानदान का भाव है, कुल परंपराओं का भाव होता है। और वो जब किसी भाव में बैठा हो और उसकी दशांतरसा चल रही हो तो जिस भाव से भी को रिलेशन बन रहा हो उसके संदर्भ में यानी पारिवारिक पृष्ठभूमि को धक्का लग सकता है। और उसका शुक्र भी तो शो कर ही रहा है ये बातें, 2-2 3-3 प्रकार से कर दिया उसने। राजों के संदर्भ में अच्छा है लेकिन और तरीके से देखा जाए तो वो दिक्कत पैदा करेगा अगर इस लड़की से उसका विवाह हो। गुरुजी एक और, हाँ जी सॉरी, तो इसको क्या कह रहा था गुरुजी, जो 64वें स्वामी बुध है। हाँ जी मैं यही बोलने वाला था। हाँ। कि 64वें नवांश का स्वामी अगर मैं लग्न से देखूं तो बुध है। कई बार चंद्रमा से, जातक परिजात में चंद्रमा से भी देख लिया जाता है, तो अगर लग्न से देखते हैं नवांश के तो वो बुध है, तो वो भी काफी मतलब अगर हम उसे काउंट करें तो काफी इम्पैक्ट करे। एक्चुअल में देखो ना, मैं आपको बताऊं जैसे इसकी कुंडली में मोटे तौर पे यहाँ जो है 4 8 12 1 5 9 कर्क राशि में का पहला होता है, दूसरा होता है। हाँ इसका जो केतु है ना इसकी कुंडली में देखो, मैं बता रहा हूँ कि जो मुझे जो गणना करी मैंने उससे समझ में एक बात आई कि अगर इस लड़की से उस लड़के का विवाह होता है तो ये लड़की किसी के प्यार प्रसंग में पड़ करके उसकी हत्या जैसी बात हो सकती है या वो सुसाइड कर ले और उसके कारण से इस लड़की को जेल जाना पड़ सकता है। इसकी कुंडली में जेल जाने के प्रबल योग है। कैसे हैं? एक बार वापस बताना। इस लड़की की कुंडली में से इस लड़की का विवाह अगर उस लड़के से हो जाता है तो संभावना यह होती है कि
लड़की को जेल भी जाना पड़े और वो लड़का जो है वो सुसाइड कर ले या उसकी हत्या हो जाए और ये अपने प्रेम प्रसंग के चक्कर में उसकी हत्या करवा सकती है। ये सर ये कल्पना हमने ऐसा भी हो सकता है कि किसी कारण, देखिए मैंने अभी त्रिशांश देखा, उसमें दिख रहा था कि लड़के की मृत्यु क्रूर पर्सपेक्टिव से नहीं होगी। 8th हाउस बिल्कुल खाली था, 3rd हाउस भी खाली था। ना मुझे लगता है कि नेचुरल। हाँ जी, देखो मतलब क्या है मैं इस कुंडली में देखो ये सब चीजें देखते हैं। 2 ग्रह 6ठे भाव में बैठे, 2 ग्रह 8वें भाव में बैठे। जेमिनी मत अनुसार समान संख्या में पाप ग्रह हों तो जेल जाने का योग होता है, एक नियम। चंद्र लगन से भी ये योग बनता है और केतु जो है इसका दूसरे दृष्टिकोण में है। कर्क राशि का दूसरा दृष्टिकोण जो है वो पास दृष्टिकोण कहलाता है। वृश्चिक राशि का पहला, कर्क का दूसरा और मीन का तीसरा जो दृष्टिकोण होता है वो पास दृष्टिकोण कहलाते हैं। तो केतु जो है वो इसका पास दृष्टिकोण में बैठा है। शुक्र में केतु की जो अंतर्दशा है इसको आने वाले समय में आएगी, अभी तो आई भी नहीं। शुक्र क्या कहना चाह रहा था हाँ, कि ये शायद प्रेम प्रसंग में न पड़े, ऐसा मैं मान रहा था कि इसकी जब ये हो जाएगी स्थिति, मृत्यु हो जाएगी लड़के की, हो सकता है उसके बाद ये वेल्थ इनहेरिट करने के बाद किसी से प्रेम प्रसंग में पड़े और फिर दोबारा शादी करे और जेल ना जाने के बजाय ये देश छोड़ करके चले जाएं, ये मेरा मानना था। नहीं मानने से काम नहीं चलेगा। नहीं मतलब मैं रीड कर रहा था। ये तो खैर वो बात है, रीड वाली बात है, मैं मानता हूँ आपकी बात। लेकिन यहाँ पर जो है ना, शुक्र जो है वो अष्टमेश के साथ होने के कारण अशुभ फल देने वाला बन गया है। ये राजयोग भी दे रहा है और ये अशुभ फल देने वाला भी बन गया है। जहां तक संभावना है कि शुक्र की महादशा में, शुक्र की जब शुक्र इस कुंडली में क्या है, मार्केश है और साथ में भाग्येश है। तो शुक्र जो है उसका सहधर्मी कौन कौन बने? शुक्र का एक सहधर्मी तो बन गया गुरु, क्योंकि वो भी मार्केश है, और दूसरा जो सहधर्मी बन गया वो बन गया शनि, क्योंकि शनि जो है वो त्रिकोणीश है। तो इसका मतलब शुक्र की महादशा में जब गुरु की अंतरदशा या जब शनि की अंतरदशाएं आए और उनमें जब केतु का प्रतिग्रह और गोचर का भी जब उस समय विचार करें, इसके साथ की बात कर रहे हो। शुक्र की महादशा में जब एक पहली जो दशा है वो तो है गुरु की अंतरदशा, तो गुरु की अंतरदशा आती है इसको 26 में और शनि की अंतरदशा आती है 26 से 32 में। ये पीरियड बढ़ता है, इसका मतलब ये शायद धर्म वाला पीरियड है। इस समय ये घटनाएं घटे, इस समय ये वाली। सर इसकी पत्री में लव मैरिज दिखती है, लड़की की पत्री में नहीं दिखती ना सर? लड़की की कुंडली में लव मैरिज का योग बनता नहीं, बहुत अच्छा। तो प्रश्न तो यही है सर कि वो लड़के वाले चाहते हैं कि लड़का इस लड़की से शादी ना करे और लड़के ने 3 महीने से सब कुछ छोड़ दिया है कि मैं इसी से ही शादी करूंगा। यही तो बात है, ये मतलब यही वो प्रश्न है। ये वजह क्यों बनी इसकी हाँ। समझो, इस बात को ये समझ लो, लिख लो चाहे तो अपनी कॉपी में। मीन लगन वाले जो लोग होते हैं उनसे बड़ा जिद्दी संसार में कोई नहीं होता। मीन लगन का व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा जिद्दी होता है, सिंह लगन वाला भी नहीं होता, आपको बता दूं। क्योंकि ये अपने बाप से भी नहीं डरते, ना ये गवर्नमेंट से डरते, किसी से नहीं डरते। मीन लगन वालों के अंदर एक खासियत है, क्योंकि ये लोग, क्योंकि आखिरी लगन है, ये कहते हैं तो आखिर तक देखूंगा मैं, जिसके अंदर ये भाव आ जाए तो वो व्यक्ति किसी से नहीं डरता। तो सर ये मानेगा, मतलब मान जाएगा या करके ही मानेगा उस लड़की से? ये है, इसके लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह ना करे उससे ये शादी। उसका जो बृहस्पति है ना, बेसिकली वो बकरी है, और आजकल भी बृहस्पति बकरी चल रहा है, धनु राशि में चल रहा है, शुक्र से त्रिकोण में। जैसे इस बृहस्पति 2 नवंबर 2020 को मकर राशि में आ जाएगा, वैसे ही उसके अगर उससे पहले शादी कर ले तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उसके बाद संभावना यह है कि ये लड़का इस लड़की से शादी नहीं करेगा 2 नवंबर के बाद, क्योंकि उस समय बृहस्पति नीच का हो जाएगा लगन का स्वामी,
को पंचम भाव को देख रहा होगा, अपनी बुद्धि के स्थान को, और उच्च स्थान में होगा, उसकी कुंडली में उच्च स्थान है वो धनु राशि, वो मकर राशि पड़ती है। मकर राशि। हाँ। तो और वो राहु केतु के एक्सिस में भी होगा उस समय, यानी कि जो इसकी कुंडली में शनि राहु केतु की एक्सिस है, तो गोचर में, हाँ, लग्नेश जब भी गोचर करता हुआ जब पाप ग्रह के ऊपर आता है तो व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग चेंज हो जाता है, क्योंकि इसका जो है ना बृहस्पति पहले से ही वक्री होकर के नीच का है, वो सॉरी उच्च का होकर के वक्री है। कोई भी ग्रह जब वक्री होकर के वो उच्च का होकर के वक्री हो तो अपने दशा पैटर्न में आखिर में अशुभ फल देने वाला हो सकता है, और यानी कि विपरीत फल देने वाला, पीछे मुड़ने वाला फल दे सकता है। गुरुजी चंद्र कुंडली की स्थिति देखी जाए तो लड़की भी बहुत जिद्दी है, नहीं छोड़ेगी। हाँ बिल्कुल, इसकी तो मीन लगन है। हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन और गुरुजी मेरा यही पॉइंट था कि चंद्र कुंडली को भी अगर हम रेफर करें तो तीसरे घर का और 9वें घर का दोनों का स्वामी 12वें घर में बैठा है। गुरुजी ये बाहर चली जाएगी सब लेकर के किसी और के साथ, वो कुछ भी हो, लेकिन उस लड़के का जीवन तो ये वो कर देगी ना, खराब कर देगी। हमारा तो कहने का मतलब ये था। हाँ, पर शादी तो होके रहेगी गुरुजी, ये मैं मानता हूँ। चलो देख, हाँ, नहीं हो सकती कोई बात। पहली बात तो देखो, ज्योतिष में ऐसा कोई योग ही नहीं है कि जो ये बताए कि इस लड़की से शादी होगी या नहीं होगी। ज्योतिष के मानक ग्रंथ में ऐसा कोई योग लिखा नहीं मिलता, एक बात। लेकिन फिर भी जो विचार की दृष्टि से देखें तो हम अगर मान लो ये हमारे जानकार होते तो हम कहते भी इस लड़की से शादी ना करो, क्योंकि ये इसकी कुंडली सर इसमें प्रश्न कुंडली नहीं काम करेगी सवाल का जवाब ढूंढने में। प्रश्न हम खुद तो नहीं कर सकते ना बेटा, सामने नहीं वो लोग आए और प्रश्न करें, वो करें तो बात अलग है। वो अगर प्रश्न करते हैं तो बात अलग होती है, तो फिर हम निकाल सकते हैं ना जवाब की होगी कि नहीं होगी, तब निकाल सकते हैं, अन्यथा गुरुजी बाय एनी चांस किसी ने मैत्री की है? मतलब कितना स्कोर है मैच दोनों की कुंडलियों की मैत्री का, भकूट वगैरह सब मिला करके? एक्चुअली में कुंडली मिलान का जो ये प्रोसेस है ना अपना, जिसको अपन गुण मिलान कहते हैं, वो एक तरफ तो है बहुत अच्छा, लेकिन उसमें क्या है कि ग्रह योग जब हो 15 जो दोष होते हैं कुंडली मिलान के, उनको विचार विशेष हो जाता है। यहाँ तो दोनों के अंदर बहुत अच्छी पट रही है ना, दिखाई दे रहा है। हाँ सर, बहुत बनती है। उसकी वजह है, एक नियम है, लिख लो। चंद्रमा से बन रही। नहीं, जो नियम है वो लिखो। वो नियम वैसे तो 7 नियम है, लेकिन आज एक नियम लिखो। यदि सप्तमेश की नीच राशि या उच्च राशि बुध या कन्या में से किसी एक की हो, सप्तमेश जो भी है हमारा कुंडली में, उसकी नीच राशि या उच्च राशि किसी एक की हो, तो दोनों के बीच में बहुत बनती है। सर समझ नहीं आया मुझे। जैसे वापिस रिपीट करना। चलो, हाँ, आप लग्न से बात कर रहे हैं ना? हाँ, लगन से। देखो लड़के, हाँ, मैं यही लिखा था, करेक्ट। लड़के की कुंडली मीन लगन की है, याद है जी? बिल्कुल। और उसका सप्तमेश कौन है? बुध। 6 नंबर। हाँ, 6 नंबर। इधर सप्तमेश बुध है। बुध की नीच राशि क्या है? मीन। और उच्च राशि है कन्या। यानी कि ये लड़की या तो कन्या या मीन राशि की होती तो इसके साथ बहुत अच्छी बनती, तो ये नियम लागू हो गया इसमें। नियम यही है गुरुजी, एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, वो 12 और 6 आता है, ये 6 और 12 है। सर मैंने ऐसी पत्री देखी है जिसमें ऐसे होता है और उनकी बिल्कुल नहीं बनती, मतलब वो पछता रहे हैं शादी भी क्यों करी साथ में। मैं कह तो रहा हूँ वो एक लव मैरिज, लेकिन उसके बाद मतलब पूरी जिंदगी पछताना, ऐसे वाली सिचुएशन है वो। बेटा इसलिए होता है कि हम जो है सिर्फ, मैं कहता हूँ कुंडली मिलान का जो प्रोसेस है वो प्रारंभिक है। कुंडली मिलान 3 प्रकार से करते हैं हम लोग। पहला है अष्टकूट मिलान। उस अष्टकूट मिलान में 2 प्रकार का मिलान होता है, एक तो माता पिता के द्वारा, एक ज्योतिषी के द्वारा। माता पिता के द्वारा जो मिलान होता है वो 50% होता है और 50% ज्योतिषी के द्वारा होता है। उसके बारे में याज्ञवल्क्य के ऋषि ने बड़ी सुंदर बात कही कि माता पिता कुल परंपरा, लड़की का रंग रूप कद काठी, उसका बोल चाल, उसका रहन सहन, ये सब चीजें खुद देख के आए। जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है उन सिम्टम्स को तो माता पिता का उत्तरदायित्व बनता है, और जो अप्रत्यक्ष है, जो दिखलाई नहीं देगा, उसको ज्योतिषी देखेगा। जैसे कोई लड़की है, अब उसके नाक बहुत मोटे हैं, किसी के होठ बहुत मोटे, बोलने में उसके कर्कशता है,
शरीर यानी कि चेहरे पर भी बाल है, मूछे भी उग रही हैं, मूछों में भी बाल आ गए, या बहुत मोटी है, बहुत पतली है, या अपंग है, या उसके परिवार में जो पहले शादियां की हुई हैं उनके बीच में डिस्टरबेंस चल रही है, तो ऐसे परिवार में शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र तो ये कहता है कि जिस लड़के के सर के ऊपर पिता का, दादा का, बड़े भाई का, इनमें से कोई एक का हाथ होना बहुत जरूरी है, नहीं है तो उसको उनमें शादी मत करो। ऐसी कन्या के साथ भी देखना है। तो ये कुछ तो चीजें ये होगी। 50% ज्योतिषी जो है वो कैसे देखेगा? पहला तो अष्टकूट मिलान करेगा। अष्टकूट मिलान में ये विचार कर लो, 7 नियम होते हैं, वो लिखवा दूंगा चलो आपको। तो उसका नियम का विचार करके फिर देखो कि विवाहित जीवन के 15, पहला है अल्पायु योग, दूसरा है दरिद्रता का योग, तीसरा है संतानहीनता का योग, चौथा है 1 विवाह का, 2 विवाह का, 3 विवाह का योग, फिर व्यभिचारी योग है, फिर सन्यासी योग है, फिर उल्टा योग है, फिर विषकन्या योग है, फिर वो सन्यास का योग है, फिर प्रवज्या योग है, फिर काकबंजा योग है। इस तरीके से ये 15 दोष होते हैं, उनका विचार करना बहुत जरूरी है। जैसे 7वें भाव में चंद्रमा आ गया और उसके लगन में चंद्रमा है, तो चंद्रमा जिस भी भाव में होता है, आप देखो जैसे मान लो किसके 5वें भाव में, तो ऐसा जाता है अपनी एजुकेशन से बहुत प्यार और बहुत हेट कर सकता है, अपनी संतान से, संतान को कभी तो गले लगाए और कभी बहुत ज्यादा पिटाई कर दे उसकी। चौथे भाव में हो तो गाड़ी घोड़ों से बहुत प्यार हो जाए, कभी लगे कि सबके आग लगा दूं मैं। माँ से भी ऐसा ही हो, कभी तो बहुत प्यार शो करे और कभी नहीं भी करे, यानी उसी माता को अभद्र भाषा से भी बोल दे। तो चंद्रमा 7वें भाव में हो तो इसका मतलब इन लोगों का जो मन है वो अपने स्पाउस को लेकर के अप्स एंड डाउन्स जैसी परिस्थितियों में रहता है, तो ये दिक्कत करता है। चलो अब देखो एक चीज लिखो जो गुरुजी, हाँ इसमें मैं कह रहा था लड़के के कुंडली में तो भाग के शादी करने का योग है, प्रेम विवाह। अब वो इसलिए है कि उसका 12th लॉर्ड उसमें इन्वॉल्व है, और लड़की के में नहीं है, तो इसका मतलब लड़की भाग के नहीं, ये इस लड़की से नहीं करेगा, किसी और से करेगा, ऐसा है क्या? माने अगर अपन इस तरह से सोचें तो कैसे रहेगा आगे? एक्चुअल में देखो ये विरोध करके शादी करेंगे लड़ झगड़ के परिवार से, क्योंकि इसका जो सेकंड लॉर्ड है शुक्र, वो मंगल के साथ जो वाद विवाद का कारक ग्रह है उसके साथ 6ठे भाव में बैठा है। इसका मतलब जब इसका विवाह होता है, क्योंकि शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र बैठा है 6ठे में, इसका मतलब परिवार के खिलाफ जा करके लड़ झगड़ करके और फिर विवाह हो सकता है। सीधे रास्ते होने की संभावना नजर नहीं आती, यानी अलग अलग, यानी कि शादी करके कोर्ट मैरिज करके दूसरी जगह जा करके रहने लग जाए, ये अपने सास ससुर के साथ ना जा पाए, इस तरीके का विरोध होने का भय रहेगा। सर मैंने तो इनको सजेस्ट किया है कि आप किसी डिटेक्टिव एजेंसी से लड़की के बारे में पता लगाओ, बिकॉज व्यभिचारी योग बहुत अपरेंट है, तो मैंने बोला कि उसका कहीं और भी अफेयर हो सकता है। वो लड़की वो लड़का का क्या, लड़का भी ऐसा ही है, उसकी कुंडली में भी है ये प्रॉब्लम, तो लेकिन फिर भी हाँ दिक्कत तो है। लड़का सर आप चंद्रमा उसका मीन राशि में और शुक्र मंगल का परिवर्तन है, इसलिए बोल रहे हो? उसका नहीं, 7th लॉर्ड 7th हाउस को देखता है, फिर 2-3 ग्रह देख रहे हैं उसको, इसलिए। दोनों की कुंडली में शनि राहु और हैं, दोनों की कुंडली में शनि राहु 10वें नंबर पे मिलके बैठे हुए हैं, जो कि दिमाग को खराब करेंगे। तो एक देखो ना, एक बात होती है, जैसे देखो जो 10th लॉर्ड होता है ना, बेसिकली 10वां भाव यशमान प्रतिष्ठा का होता है, 8वां भाव है ना बदनामी का भाव होता है, यानी कि वो बदनामी दे सकता है, यानी वो लिटिगेशन लगा सकता है। 10वां भाव तो अपने कर्मों से करा देता है ऑटोमेटिक, और 8वां भाव है ना जो प्रारब्ध कर्मों के वशीभूत कोई फल लेके बैठा है तो वो आपके सामने आ जाएगा, यानी उस समय व्यक्ति की है ना जो अकल पे पर्दा पड़ जाता है, वो दिक्कत पैदा करता है। अब है ना जो जैसे कि इसको जो शुक्र की दशा चल रही है या उसको शुक्र की दशा चल रही है, तो अब इस समय शुक्र कैसे फल देगा वो हमने अवस्था के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार, किन भावों का स्वामी था, ये सब कुछ किन ग्रहों से दृष्ट युक्त था, उसका एक फल निकाल लिया हमने। लेकिन वो कब कब किस भाव के फल देता है उसके लिए 4 नियम होते हैं, आप वो लिखो पहले, जिससे कि हम और आगे बढ़े। लिखो लिखो दशा अंतरदशा नाथ, लिखो दशा अंतरदशा नाथ, यदि शुभ ग्रह हो दशा अंतरदशा नाथ,
यदि शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो, यानी नैसर्गिक शुभ और अशुभ की बात कर रहे हैं। दशा अंतर्दशा दशानाथ यदि शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो तो देखें कि शुभ राशिगत है या पाप राशिगत है। दशा अंतर्दशा नाथ यदि शुभ ग्रह हो या पाप ग्रह हो तो देखें कि शुभ राशिगत है या पाप राशिगत है, तथा कब शुभ फल मिलेगा कब शुभ फल मिलेगा मतलब है टाइम पीरियड है वो। उसको तीन भाग हम जो है उसको तीन तरीके से, जैसे दृष्टिकोण होते हैं तीन, ऐसे ही उसको दशा के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में इस तरीके से बांट देते हैं। तो अब लिखो नंबर 1, उसके 4 योग होते हैं। यदि ग्रह शुभ राशि में हो तो अपनी दशा के प्रारंभ में, यदि ग्रह शुभ राशि में हो तो अपनी दशा के प्रारंभ में शुभ फल दिखलाएगा। यदि ग्रह शुभ राशि में हो तो अपनी दशा के प्रारंभ में शुभ फल दिखलाएगा। नंबर 1 नियम ये हो गया। नंबर 2, यदि पाप राशि में शुभ ग्रह हो तो दशा के मध्य में शुभ फल दिखलाता है। यदि पाप राशि में शुभ ग्रह हो तो दशा के मध्य में शुभ फल दिखलाता है। यदि पाप राशि में शुभ ग्रह हो तो दशा के मध्य में शुभ फल दिखलाता है। नंबर 3, पाप ग्रह यदि पाप राशि में हो तो दशा के अंत में शुभ फल दिखलाता है। पाप ग्रह यदि पाप राशि में हो तो दशा के अंत में शुभ फल दिखलाता है। नंबर 4, पाप ग्रह यदि, नंबर 4 नियम है, पाप ग्रह यदि शुभ राशि में हो तो अपनी संपूर्ण दशा में, पाप ग्रह यदि शुभ राशि में हो तो अपनी संपूर्ण दशा में शुभ फल दिखाता है, बशर्ते वह शुभ ग्रह से युक्त हो। उसके साथ में एक शर्त है, पाप ग्रह यदि शुभ राशि में हो तो अपनी संपूर्ण दशा में शुभ फल दिखलाता है, बशर्ते वह शुभ ग्रह से युक्त हो। अब ये पाप राशि और जो वैसे जो है शुभ राशि, उसको जानने के हमारे यहाँ 2 तरीके हैं। एक तो तरीका क्या है बेसिकली कि हम जानते हैं कि नैसर्गिक जो पाप ग्रह हैं उनकी राशियां पाप कहलाती हैं और जो शुभ ग्रह हैं उनकी राशियां शुभ कहलाती हैं। एक नियम तो है ये कि शुक्र की 2-7 राशि जो है वो शुभ है और बुध की 3-6 राशि भी शुभ है और गुरु की 9-12 राशि भी शुभ है और चंद्रमा की कर्क राशि भी शुभ होती है। ये तो शुभ राशि होगी एक तरीके से मोटे तौर पे। मंगल की, शनि की और सूर्य की जो राशि है वो पाप राशियां कहलाती हैं। ठीक है, एक बात होगी। दूसरा जो तरीका है वो है कि जो सम राशियां हैं वो शुभ राशियां या सौम्य राशियां कहलाती हैं। जो सम राशियां हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये जो राशियां हैं ये सौम्य राशियां कहलाती हैं, इनको शुभ राशि भी कहते हैं। दूसरा तरीका है ये हमारे पास। अभी 2 तरीके हैं, तो दोनों तरीके जब एक के साथ 2 ही तरीके हों तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि वो क्या करे। तो इसमें सिर्फ सर मंगल ही तो 8 नंबर राशि है जो अलग है, बाकी तो सारी वैसी ही शुभ थी। नहीं, अब इसी प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ बेटा। ओके।
हाँ, तो एक तरीका तो ये था कि सौम्य ग्रहों की जो हमारे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं उनकी राशियां शुभ है और पाप ग्रहों की राशियां पाप है, एक नियम। दूसरा नियम ये है कि सम राशियां सौम्य राशियां शुभ राशि होती है और जो विषम राशियां हैं वो अशुभ होती हैं, दूसरा नियम। लेकिन जिस प्रकार से कोई कैंडिडेट खड़ा हो और दो लोग जो हैं वो वोट देने वाले हों तो संभावना है कि वो जीते ही नहीं या जीत जाए या रिजल्ट ही ना आए। क्यों? अगर दोनों में से एक ने अलग अलग वोट दे दिए तो जीतेगा कैसे? दोनों एक दें या तो तभी तो जो जीतेगा। तो इसका अर्थ ये हो गया कि कम से कम वोट देने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या 3 होनी चाहिए, विषम संख्या में होनी चाहिए। विषम संख्या में जो वोट देने वाले होते हैं तो इसका अर्थ होगा कि फैसला 100% हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ ज्योतिष में 3 चीजें थी, भाव, भावेश और कारक, 3 चीजों का विचार था। इसी तरीके से 3 राशियां थी, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव राशियां। इसी प्रकार से केंद्र, त्रिकोण और त्रिषणाय भाव थे। इसी तरीके से अकारक और मारक और सम, ये 3 प्रकार के भावों की कल्पना की गई। ऐसे ही 3 गुण है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो इस आधार पे यहाँ पर जो तीसरा जो पैटर्न है राशि को शुभ और अशुभ मानता है वो एक और नियम है, उसका नाम बोलते हैं, लिखो तीसरा नियम, लिखो शीर्षोदय राशियां शुभ होती हैं। मिथुन, कन्या, तुला। सॉरी गुरुजी, अभी हमने एक ही नियम लिखा है ना अभी तक तो? 2 नियम लिखे हमने, यानी कि नैसर्गिक शुभ ग्रहों की राशि, नैसर्गिक शुभ ग्रहों की राशियां शुभ होती हैं, एक नियम, और नैसर्गिक पाप ग्रहों की राशियां पाप राशि होती है, एक नियम हो गया, एक नियम हो गया ये तो। दूसरा नियम है था कि सम राशियां शुभ होती हैं और विषम राशियां क्रूर होती हैं, ये दूसरा नियम था। और अब तीसरा, फिर एक बार फिर बता दीजिए, शायद मैं मतलब नोट नहीं किया, एक बार। तो ऐसे लिखो, नैसर्गिक शुभ ग्रहों की राशियां शुभ होती हैं और नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की राशियां अशुभ होती हैं। पहला नियम तो यह है राशि को देखने का। दूसरा नियम ये, राशि बता रहे थे ना अब? मैं बता दूंगा ये भट्ट साहब। ऐसे लिख लो, सूर्य, मंगल, शनि की राशियां तो पाप राशियां हैं, एक बात होगी। और लिख लो चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र की राशियां शुभ राशियां हैं, एक नियम तो ये था, नैसर्गिक है, ये नेचुरल है। एक तो देखने का तरीका ये है। दूसरा जो नियम है वो क्या है? दूसरा नियम ये है कि सम राशियां शुभ होती है और विषम राशियां अशुभ होती हैं, ये दूसरा नियम बन गया। अब एक तीसरा नियम और है, वो जो इन दोनों के ऊपर सबसे ज्यादा भारी पड़ता है, उसका नाम है शीर्षोदय राशि और पृष्ठोदय राशि। तो अब लिखो शीर्षोदय राशियां, शीर्षोदय राशियां जो सिर के बल उदित होती हैं उनको शीर्षोदय राशियां बोलते हैं। उसमें लिखो 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11। सर कोई तरीका बताओ इसको याद रखने का। इसको याद रखने का 3 के बाद 5 से लेके 9 करो और बाद में 11 याद कर लो। 5, 6, 7, 8, 9 करके 3, 11 अच्छा, याद। ओके ओके। सर एक बार वापस रिपीट करना। लिखो शीर्षोदय राशियां, लिखो 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11। 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11। तो ये शीर्षोदय राशियां ये शुभ होती हैं। इनमें अगर शुभ ग्रह बैठे तो और शुभ हो जाता है, कमाल की बात है। ठीक है, अब लिखो पृष्ठोदय राशि। इनमें शुभ ग्रह बैठे तो शुभ हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, जैसे गुरु इस कुंडली में बहुत बलवान हो गया क्योंकि मिथुन राशि में बैठ गया, यानी दशा पैटर्न में जब दशा का विचार अभी जो हमने नियम लिखा ना उसके आधार पे कि वो दशा के कब कब अच्छा बुरा फल देगा उसके आधार पे विचार करेंगे। तो अब यहाँ मिथुन राशि में आ गया। एक तो बुध की राशि वैसे शुभ थी, तो उसमें आपने लिखा है कि जो सेकंड पॉइंट है कि अगर यदि पाप राशि में शुभ ग्रह बैठे तो वो मध्य में अच्छा असर दिखलाता है। हाँ बिल्कुल, रूल तो वही रहेगा ना, रूल तो अभी जो लिखे वो लागू करने, लेकिन करने कैसे उसके नियम ये हैं जो अब लिख रहे हैं हम। तो लिखो शीर्षोदय राशि लिख ली, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11 ये शुभ राशियां होती है। अब लिखो पृष्ठोदय राशि जो पीठ के बल उदित होती है, वो लिखो 1, 2, 4, 10। 1, 2, 4,
10 ये आपकी पृष्ठोदय राशियां होती हैं। और और उभयोदय 12 12 नंबर राशि का नाम है उभयोदय। उभयोदय राशि में मीन में बैठा हुआ ग्रह जो है वो अपने पूरे उसमें फल देता रहता है। मीन राशि में बैठा हुआ ग्रह कभी भी अपना फल देता रहता है अपनी पूरी दशा में, क्योंकि मीन राशि का जो स्वरूप है वो दो है जो पत्नियां एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठी हैं, दोनों तरह से उदित होती है। इसको क्या कहते हैं लास्ट वाले को 12 को? उभयोदय। उभयोदय दोनों तरह से जो उदय होती है उसको उभयोदय बोलते हैं। ये गुरु पृष्ठोदय राशि में कोई भी ग्रह हो तो वो बुरा ही फल देगा, शुभ ग्रह हो तो कम शुभ फल देगा बेसिकली। वो बुरा फल नहीं देगा बेटा। वो ये हाँ कहा जी, कि यहाँ जो ये नियम जो हमने लिखा था, जैसे मान लो इसमें मकर राशि में शनि बैठा है, बिल्कुल। ठीक है, तो शनि हाँ की जी, भी सब राशि है, बिल्कुल वैसे ही बलवान हो गया। लेकिन ये बिल्कुल अपना फल विशेष तौर पे कब देगा, तो ये वैसे देखा जाए तो नैसर्गिक पाप ग्रह है, बिल्कुल और ये पाप राशि यानी खुद भी पाप और पाप राशि में बैठ गया एक संदर्भ में। दूसरा बिल- नियम इसके अनुकूल नहीं गया, जो सम राशि में तो शुभ हो गया, लेकिन फिर पृष्ठोदय राशि होने से फिर अशुभ हो गई, तो राशि तो पाप ही मानेंगे इसको बिल्कुल एक तरीके से। तो बिल्कुल यदि पाप ग्रह यदि पाप राशि में हो तो दशा के अंत में शुभ अपना जो है अच्छा फल दिखलाता है, तो शनि अपनी दशा के अंत में सबसे ज्यादा शुभ फल दिखाएगा। ठीक। यानी कि 3 भाग कर दो उसको, यानी इसकी जो दशा है शनि की कितने वर्ष की होती है, 19 वर्ष की, बिल्कुल तो 18 हो जाएगा, यानी कि 6 साल 4 महीने का 3 पीरियड बना दिया आपने। ठीक। तो वो एक नियम था, वो मेरे आगे पीछे ध्यान है, मैं जो है उसको वो करता हूँ आपके सामने। 1 मिनट रुको दिखा। नियम लिखा कहाँ है, मेरे को मिल नहीं रहा। वो नियम है ना, थोड़ा सा मेरे दिमाग से आगे पीछे हो रहा है, लिखा तो होगा कहीं ना कहीं। हाँ चलो, वो है ना जो जीवन साथी के ना 7 जो नियम है सुखी विवाहित जीवन के लिए, जो कुंडली में जब हम देखते हैं उनको लिख लो। अभी मुझे ये मिल गया तो ये लिखवाता हूँ, लिखो। सुखी जीवन साथी के योग, सुखी जीवन साथी के योग। आप है ना जो कुंडली मिलान में चाहे गुण चाहे 10-12 ही मिले, आप ये योग लागू करके देखो, अगर ये मिल जाए तो आगे कंसीडर कर सकते हो, और जो 15 दोष है उनका विचार कर लिया करो बस। आप जरूरी है, आज लिखवाइए जरूर। लिखिए सुखी जीवन साथी के योग। ये तो टाइटल हो गया, सुखी जीवन साथी के योग। नीचे लिखिए, यदि जीवन साथी की निम्नलिखित में से कोई, यदि जीवन साथी की निम्नलिखित में से कोई स्थिति बने, निम्नलिखित में से कोई स्थिति
बने तो विवाह शुभ फलदायक होता है। यदि जीवन साथी की निम्नलिखित में से कोई स्थिति बने तो विवाह शुभ फलदायक होता है, अर्थात ऐसा जीवन साथी सुख समृद्धि करने वाला होता है। अर्थात ऐसा जीवन साथी सुख समृद्धि करने वाला होता है। नंबर एक, सप्तमेश जिस राशि में हो, सप्तमेश जिस राशि में हो। नंबर दो, सप्तमेश जिस राशि में हो। हाँ, सप्तमेश जिस राशि में हो, जैसे मान लो मेरा सप्तमेश मान लो कुंभ राशि में है, तो कुंभ राशि की मेरी स्पाउस होनी चाहिए, अच्छा, है ना। सप्तमेश जिस राशि में। नंबर दो, सप्तमेश जिस नवांश राशि में हो। नंबर दो, सप्तमेश जिस नवमांश राशि में हो। सप्तमेश जिस नवमांश राशि में हो। मतलब इस राशि वाली स्पाउस से शादी करनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, वो अच्छी होती है। सर ये चंद्र राशि की बात हो रही है ना, यहाँ पे लगन भी हो सकता है। चंद्र राशि की विशेष बात है, क्योंकि मन का प्रतिनिधित्व तो चंद्रमा ही करता है बेटा। अच्छा, लगन नहीं, इतना नहीं लेना। हाँ, लगन भी मिल जाए कहीं, दो चीजें मिल जाती, बहुत अच्छी बात है। तो सर उसमें तो मिल रही है ना, जो मैंने आपको पत्री दिखाई उसमें दोनों की मिल रही है अभी ना। तो एक दूसरे के बीच में, इसलिए तो मैंने कहा था कि ये बात है। अभी अगला नियम यही तो आएंगे। नंबर दो लिखा, सप्तमेश जिस नवांश राशि में हो। नंबर तीन लिखो, सप्तमेश की उच्च राशि। सप्तमेश की उच्च राशि। नंबर तीन है सप्तमेश की उच्च राशि। नंबर चार है सप्तमेश की नीच राशि। नंबर चार है सप्तमेश की नीच राशि। नंबर पांच है शुक्र की अधिष्ठित राशि। शुक्र जिस राशि में स्थित हो वह राशि हो। शुक्र की अधिष्ठित राशि, शुक्र जिस राशि में है वह उस राशि का आपका जीवन साथी। मान लो कि इसका जो शुक्र है वो कुंभ राशि में बैठा है, तो इसके स्पाउस की राशि अगर कुंभ होती तो भी बढ़िया था। शुक्र की अधिष्ठित राशि। एक बार वापस बोला। शुक्र की अधिष्ठित राशि, शुक्र जिस राशि में स्थित हो वह राशि, इसका अर्थ ये हुआ। नंबर 6, शुक्र से सप्तम राशि। शुक्र से सप्तम राशि, शुक्र जहां बैठा है उससे सातवीं राशि, जो भी हो उस राशि का चंद्रमा हो सामने वाले का तो भी अच्छा होता है। शुक्र से सप्तम राशि। ये नियम किसी की भी एक कुंडली में होनी चाहिए, माने एक जने के ये राशि दूसरे के में ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों के वर्षा ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की हो तो और केवल एक में। दोनों की हो तो और सुंदर बात है। हाँ, एक की भी मिलती है ठीक है। ऐसा तो फिर राम और सीता हो जाएंगे। राम और सीता। सर एक क्वेश्चन है कि जो हमने अभी पत्री मिलाई उसमें ये योग मिलने के बावजूद भी हमने लड़की के और योग देखे और मना कर रहे हैं, तो मतलब पहले इनका बेस लेना है फिर बाकी पूरा देखना है कि क्या क्या और निकल के आ रहा है। जो गुण मिलान, ये तो विवाहित, गुण मिलान ये तो सिटी है, इस बारे में हम कई बार कह चुके हैं। आगे के जो योग हैं, मान लो इसकी कुंडली में बढ़िया मिल जाता, लेकिन इसकी कुंडली मान लो संतानहीनता के योग होते, या इसकी कुंडली में विषकन्या योग होता, तो क्या शादी कर देती? 28-29 गुण लगे होते, क्या कर लो? आपका फर्ज पड़ता है कि जिसकी कुंडली मिला रहे हो उसकी कुंडली में अगर यदि कोई दोष है तो आप अपने क्लाइंट को बताओ कि भाई ये अच्छी बात है लेकिन ये बुरी बात भी है इस कुंडली में, तभी तो उसके साथ न्याय होगा और आपके साथ भी न्याय होगा ज्योतिष का। क्योंकि अगर आप ये नहीं बताओगे, कल वो आपको आके बोलेगा कि आपने हमें क्यों नहीं बताया। तो अच्छी बुरी दोनों चीज बताने की जरूरत है। अगला लिखो, 7वां नियम, चंद्रमा जिस द्वादशांश राशि में हो।
चंद्रमा जिस द्वादशांश राशि में हो, यानी D12 में जाके देखना है चंद्रमा किस राशि में है। चंद्रमा जिस द्वादशांश राशि में हो वह राशि और उससे पंचम नवम राशि, चंद्रमा जिस द्वादशांश राशि में हो वह राशि और उससे त्रिकोण राशियां यानी कि 5वीं 9वीं राशि, इनमें भी अगर आपके स्पाउस का चंद्रमा है तो बहुत अच्छा होता है। मैंने है ना जो कुछ ये तो 7 जो नियम है, ये तो ज्योतिष रत्नाकर नाम का एक ग्रंथ है, उसमें हमें मिलता है और ये हमने खूब देखा है कि इसके रिजल्ट अच्छे मिलते हैं अमूमन। लेकिन किसी कुंडली में अगर मान लो कि दशाएं अच्छी नहीं है, योग भी अच्छे नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत आती है। लेकिन फिर भी ये एक अच्छी सीढ़ी है, यानी कि जल्दी से दोनों पति पत्नी, कई ऐसा भी देखने में मिलता है आपको, जब ये योग होते तो मालूम क्या होता है, पति और पत्नी को मालूम है हमारे झगड़े हो रहे हैं और वो दोनों ज्योतिषी के पास आते हैं, कहते हैं कि हम नहीं चाहते हमारे झगड़े हो, फिर भी झगड़े होते हैं। तो कम से कम ये बात तो है कि वो दोनों इस बात को एग्री तो कर रहे हैं और वो साथ भी रहना चाहते हैं। तो ऐसी चीजें बनती हैं इन लोगों के साथ। और एक ये योग ना होते तो वो एक दूसरे को अपनी शक्ल ही नहीं दिखाना पसंद करते, एक दूसरे के खिलाफ बहुत जल्दी कोर्ट केस कर देते, एक दूसरे के प्रति कुछ न कुछ दिक्कत करते। तो इन योगों से कम दोनों के मन तो कम से कम मिले रहते हैं एक दूसरे से, और वो दोनों साथ। हाँ जी, उसका देखिए बुध केंद्राधिपति बनाता है, इसका गुरु केंद्राधिपति बनाता है। ऐसा लगता है कुंडली जैसे सोच के बनाई हो दोनों की। नहीं, केंद्राधिपति दोष इतना बड़ा दोष नहीं, आपको बता दूं मैं अमित जी, ये जो है बेसिकली केंद्राधिपति दोष की जो बात की गई वो योग कारक ग्रहों को फाइंड आउट करने के संदर्भ में की गई थी। वहां पर ये कहा गया लग्नेश ही यदि केंद्रेश हो तो उसको केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। लगन का स्वामी जैसे बुध है, या लगन का स्वामी भी और उसकी दूसरी राशि दशम में भी आ गई, तो बुध को तो केंद्राधिपति दोष लगेगा ही नहीं। अदर देन लग्नेश को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। दूसरा, लग्नेश के अलावा इसके अलावा और भी ग्रह होते हैं, वो होते हैं जो केंद्र का स्वामी हो, लगन का स्वामी ना हो, और वो त्रिकोण का स्वामी भी हो जाए तो उसको भी केंद्राधिपति दोष नहीं लगता। इन्हीं दोनों की में, जैसे इनकी इसकी में 9-12, उसकी में 6-3। हाँ, वो कोई बात नहीं। तो इसमें गुरु को केंद्राधिपति दोष लगा, गुरु को केंद्राधिपति दोष लगा इस कुंडली में, ठीक है। लेकिन ये केंद्राधिपति दोष तब लगता जब ये 7वें भाव में बैठा होता मीन राशि का, तो अपनी दशा में मारक फल देता भरपूर मात्रा में। यहाँ पर तो देखो चतुर्थ भाव को देख रहा है, फोर्थ लॉर्ड एस्पेक्ट कर रहा है फोर्थ हाउस को जी, उसका मतलब सुख सुविधाओं से संपन्न बना देगा व्यक्ति को, जमीन जायदाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, दूसरी बात है इसकी कुंडली में धनाढ़ योग है, ऐसे तो बहुत सारे योग है। सूर्य अष्टम भाव में हो और द्वितीय भाव में शनि ना हो तो धनाढ़ योग होता है। वृद्ध प्रासर हो रहा शास्त्र में, धनाध्याय पढ़ लीजिए आप। जी जी। और बुध अगर दूसरे भाव में हो और उसको चंद्रमा ना देखे तो ऐसा व्यक्ति इंद्रपति के समान शासन वाला होता है, बहुत पैसा कमा लेता है, बहुत पैसा आ जाता है। जो भी आपने जो बात कही थोड़ी देर पहले कि ससुराल से पैसा मिल सकता है इसको बहुत सारा जी। आपके बुध अगर दूसरे घर में हो, हाँ, दूसरे घर में हो और उसको अगर चंद्रमा ना देखे तो अच्छा, ओके, बहुत अच्छा धन योग होता है। लेकिन अगर चंद्रमा देख ले तो व्यक्ति है ना जो फिर राजा के घर में जन्म लेकर भी भिक्षाटन करेगा, अच्छा नहीं है। ओके ओके ओके। चलो अब आगे बढ़ते। तो ये हम जो है कुछ नियम और है 7 के आगे लिखो 8 नंबर 8 लिखो 8 नंबर लिखो। चंद्राष्टक वर्ग में जिस राशि में सर्वाधिक शुभ बिंदु हो, चंद्राष्टक वर्ग में जिस राशि में सर्वाधिक शुभ बिंदु हो उस राशि का स्पाउस भी अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और जिसमें सबसे ज्यादा अच्छी बहुत ज्यादा रेखाएं जैसे 5, 6, 7, 8 रेखाएं हो तो उस राशि वाली लड़का या लड़की से विवाह करना उत्तम होता है। चंद्राष्टक में जिस राशि में सर्वाधिक शुभ बिंदु हो उस राशि का स्पाउस जो है अच्छा होता है। नंबर 9। एक गुरुजी, इसमें अगर शुभ राशि 6, 8, 12 की हो
और उसके अच्छे ज्यादा बिंदु हो तो भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम। वैसे भी देखो ना, जन्म राशि से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव में पड़ने वाली राशि की कन्या या लड़का हमेशा प्रोग्रेसिव होते हैं। उसमें छठा भाव तो आएगा ना, 8वां भाव अच्छा नहीं मानते हम बस। तो वहां ज्योतिषी विचार कर ले जी। थोड़ा सा, ये तो थोड़ा बहुत तो ज्योतिषी के लिए भी तो छोड़ेंगे हम कि वो किस तरीके से देख रहा है। भाई एक नियम है तो उस नियम को और भी तरीके से आप देख सकते हो, बहुत सारे तरीके से। अगला लिखो, लग्नेश जिस राशि या नवमांश में हो, लग्नेश जिस राशि या नवमांश में हो, लग्नेश जिस राशि या नवमांश में हो, उस राशि या कन्या वाला जो है व्यक्ति, जो स्पाउस है, उससे विवाह करना उत्तम होता है। मुझे एक भी नहीं मिली अभी तक। क्या हुआ? बट भाटी साहब, आपकी वाइफ की मिल रही है 2-4 चीजें, उनको ठीक मिला हुआ है। अच्छा। चलो आज जो है ना, वो हमने काफी ये किया है, काफी सारे नियम। और एक नियम और है, वो है ना, मेरे थोड़ा ध्यान से आगे पीछे हो रहा है, उसको मैं देखता हूँ और फिर बताता हूँ। उसमें क्या है कि ये तो बात मालूम पड़ी कि कौन सा ग्रह किस राशि में, पाप राशि में या शुभ राशि में बैठने से वो दशा के शुरू में, अंत में या मध्य में फल देगा। लेकिन एक फल ऐसा भी है जो सबसे पहले वो क्या भाव स्थिति का फल देगा, सबसे पहले क्या वो दृष्टि का फल देगा, या सबसे पहले वो जिन भावों का स्वामी है उनका फल देगा, उनका विचार भी है। तो उसके वो दो नियम तो याद है, तीसरा नियम है ना मेरे दिमाग से थोड़ा सा वो हो रहा है, तो मैं एक बार उसको देख लेता हूँ। तो जरूरी पॉइंट है, गुड। कल क्लास करेंगे हम। एक विचार है, उस पर आप थोड़ा सा वो डालिएगा। जैसे 50% अपन कहते हैं कि भाई दोनों परिवार अगर बहुत अच्छे जानते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, बहुत अच्छा घना याराना है कह लीजिए, और उन दोनों ने तय कर दी कि भाई ठीक है, अपन दोनों की कुंडलियां देख लेते हैं, और अपन बहुत अच्छा फोर्स है, माने पुल और पुश वाला दोनों पुश वाला फोर्स है, दोनों चाहते हैं कि शादी हो, और आपस में लड़का लड़की की भी। ये जो आपने पत्री दिखाई, सपोज करो उनके पापा जबरदस्त दोस्त हो और उनका काफी सामाजिक अच्छा आपसी मेलजोल हो, इस केस में अगर लड़की के मन में ऐसे भाव आते हैं, तो क्या उसके पिताजी, उसके घर वाले उसको समझा पाएंगे? तो क्या वो समझ पाएंगी? माने मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा मतलब है, क्या इन दोनों की शादी की जा सकती है उस तात्पर्य से कि जब दोनों घर वाले एक दूसरे को अच्छे से जानते हों। तो इस बात को आप क्या करो कि जो है इसको देखने का एक सिंपल सा नियम होता है। वो नियम ये होता है कि जैसे इसकी कुंडली में मंगल और शुक्र छठे भाव में बैठे हैं, अष्टमेश उसके साथ बैठा है, 8th लॉर्ड साथ में बैठा है, और नवमेश भी साथ में है, शुक्र है, और बृहस्पति की दृष्टि भी है। तो इसका मतलब इस मंगल अष्टमेश है, लेकिन वो शुक्र के साथ बैठा है, तो एक व्यभिचार योग तो बनाता है, लेकिन साथ में नवमेश है, धर्म का स्वामी है, और बृहस्पति धर्म का कारक है। ऐसे में बड़े बुजुर्ग के द्वारा समझाने पे बहुत संभावना है कि समझ जाए, क्योंकि ये दृढ़ क्रम नहीं है। यही जानना चाह रहा हूँ। दृढ़ क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे इसके 7वें भाव का जो फल है वो दृढ़ क्रम के रूप में दिखाई दे रहा है। 7वें भाव का जो फल है वो हमें दृढ़ क्रम के रूप में दिखाई देता है कि इसके स्पाउस के साथ कोई घटनाक्रम घट जाए और इसके कारण से इसको जेल जमानत आदि पे पैसे खर्च करना पड़े, वो इसकी कुंडली में दृढ़ क्रम दिखलाई देता है। कारण है शुक्र की दशा भी लंबी चलेगी, इसके साथ में बैठा है, दोनों ग्रहों का संबंध द्वादश भाव से बना हुआ है, लग्नेश का भी द्वादश से संबंध है, और केतु खुद पास दृष्टि कोण में बैठा है और महादशाना से छठे भाव में बैठा है। तो इसका मतलब ये दृढ़ क्रम है। इसका मतलब ये बच्चा समझाने पे समझ जाए, लेकिन फिर हवा का झोंका आए और फिर ना समझे, फिर उस रास्ते पे चला जाए, या तो बार बार उसको ध्यान देते रहो, अन्यथा तो गड़बड़ है, बड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक, चलो मैं अपनी वाणी। एक्चुअली कई बार मेरे पास आते हैं लोग दिखाने, तो अब वो उनके सामने ही उलझन रहती है कि यार मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं,
और मैं चाहता ये हूँ कि इनकी लड़की से हो जाए। अब वह उनके जब गुण मिलाते हैं और ये सारी चीजें देखते हैं तब हम सोच में पड़ जाते हैं। तब मैं यही वाली चीज बोलता हूँ कि भी बहुत अच्छे जानकार हो, अगर आप लोग समझा सको, कुछ कर कंटिन्यू कर सको इनको, तब तो आगे सोचो, और अन्यथा मुश्किल हो सकती है कुछ संभावना। बिल्कुल सही बात है, कोई बड़ी बात नहीं। ये जो है देखो, इन चीजों का जो विचार है ना, वो इस तरीके से कर लेना चाहिए कि भाई माता पिता की जन्म प्रक्रिया भी ले लो, बच्चों की भी ले लो, उधर से भी मम्मी पापा की और एक बिटिया है, और इधर मम्मी पापा और बेटा है, इन 6 लोगों की जन्म प्रक्रिया लेके आपस में देखो। अगर जैसे ये सच बात है कि मान लो मेरे को दशा खराब चल रही है और मेरी वाइफ को अच्छी दशा चल रही है, तो संभावना है कि सर्वाइव कर जाएंगे। हाँ एग्जैक्टली। दोनों को अगर अशुभ ग्रहों की दशाएं चल रही है तो मुश्किल आ जाएगी, तो दिक्कत वाली पोजीशन ज्यादा बढ़ जाती है। नहीं तो एंड में गॉड ब्लेस यू कह दो और क्या। चलो God bless you all। गुरु जी, ये 64वें नवांश की राशि ज्यादा डेंजरस है या उसमें ग्रह ज्यादा डेंजरस है? 64वें नवांश में ग्रह ज्यादा डेंजर होता है, 64वें नवांश का स्वामी ज्यादा डेंजर होता है, राशि नहीं। अच्छा जी, ओके, ठीक है। राशि तो क्या एक पायदान है, देखने का एक प्रोसेस है जी। तो वो लग्न से पकड़ना चाहिए या चंद्र से? हमेशा ये याद रखो कि लगन से 64वां नवांश ज्यादा प्रभावी होता है, चंद्रमा से कम होता है। उसकी वजह है महर्षि पराशर ने वचन दिया कि लगन से 50% फल देखते हैं और चंद्रमा से 25% और सूर्य से भी 25% फल देखते हैं। इस प्रकार से 100% का विचार किया जाता है, इसलिए हमारे यहाँ सुदर्शन चक्र पद्धति का विचार किया गया जी। और लगन कुंडली से ज्यादा फल देखने को मिलते हैं बजाय चंद्र कुंडली के, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा जो है वो पल पल अपनी इच्छाएं, अपनी आकांक्षाएं बदलता रहता है, लेकिन बुद्धि जिसका डिसीजन ले चुकी हो उसको आप जल्दी से नहीं बदलते। जी, लगन जो है वो ज्यादा सशक्त माध्यम है हमारे पास, तो लगन से ज्यादा विचार करना चाहिए। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। शुभ रात्रि, नमस्कार। गुरु जी।